आप समझिए कि इस देश में कानून किस अंधे लोगों के हाथ में दिए हैं। कानून जो लोग बनाते हैं वो अंधे हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जो है यूएपी जैसा कानून बन जाता है। होता क्या है कि जब कानून बनाने का जो काम है वो हिंदुस्तान में सबसे निगलेक्टेड काम है। हमारी जो संसद है, हमारी जो विधानसभा है, इनका काम है कानून बनाना। ये लॉ मेकिंग एजेंसीज हैं, ये लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसीलिए यूएस में, इसीलिए ब्रिटेन में जो सांसद होता है, जो सीनेटर होता है, जो कांग्रेसमैन होता है, उसको कहते हैं दे आर द लॉ मेकर्स। तो यूएपी एक्ट है, ये बड़ा स्टिंजेंट एक्ट है, ये बड़ा घटिया एक्ट है। मैं कहूँगा कि मानवीय आज़ादी को ख़त्म करने वाला एक्ट है, और इसकी वजह से 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान की आबादी है, सबकी आज़ादी खतरे में है। हिंदुस्तान में आप किसी सांसद के बारे में ये नहीं सोच सकते, ना ये कह सकते कि लॉ मेकर है। सारे अनपढ़, जाहिल, गंवार, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रीजन के आधार पर अपने पीछे वोट की ताकत दिखाने के नाम पर जो है, उनको हम कहते हैं कि इनको मंत्री बना दो, इनको सांसद बना दो, इन्हें संसद में बैठा दो। यानी इतनी नालायकी नहीं हो सकती किसी देश में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और आप लोग हर एपिसोड इनका बहुत अच्छी तरीके से पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, तो उम्मीद है आगे भी करते होंगे। आज हम बात करेंगे फादर स्टेन स्वामी पर, जो कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उसका उन्हें एक तरह से मुजरिम बनाया गया था और फिर यूएपी लगाकर जेल में डाल दिया गया था। उनकी डेथ हो गई है, लेकिन मोदी सरकार को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके लिए क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है, उन सब सवालों का जवाब चाहते हैं रविंद्र कुमार जी से। सर, क्या होगा इन पर? यूएपी एक 84 वर्ष का जो शख्स रहा है, उस पर यूएपी लगाया, जेल में डाल दिया, अस्पताल ले गए, तब भी बेड़िया बांध के रखा गया। तो ये किस तरह की इन्होंने बर्बरता दिखाई उनके साथ में? देखिए, फादर स्टेन स्वामी जो है 84 साल के, एक आदिवासियों की मदद करने के लिए एक फादर थे, जो कि केरल से चलकर झारखंड के आदिवासी इलाके में झारखंड के आदिवासियों के हकों के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। अच्छा। उनकी मौत जो है जिन परिस्थितियों में हुई, वह किसी भी व्यक्ति के लिए शर्मनाक है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनको जो है यूएपीए में बंद किया गया था। एक अलगार परिषद का एक केस हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1 जनवरी 2017 को एक जो है बड़ा 5 लाख लोगों का एक सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्र में, और उसमें जो है जो भीमा कोरेगांव उस जगह को जाना जाता है, और वहाँ पर जो है लोग इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पर जो है एक हिंदू कट्टर एक सांप्रदायिक ग्रुप है, उसके लोगों में और भीमा कोरेगांव के जो इकट्ठे हुए लोग थे, जो अपने को मूल निवासी कहते हैं, उनके बीच में संघर्ष हुआ। उसमें 18 लोग मारे गए। तो जो पहला केस था वो संभाजीराव भिडे, जो कि आरएसएस के एक अनुषंगिक संगठन है, उनका एक सिस्टर एक कंसर्न है, उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री ने गुरु का और कहते हैं शायद। हाँ, संभाजीराव भिडे वो है जिनसे कि नरेंद्र मोदी जो है उनके पांव छूते हैं और एयरपोर्ट पे उनसे मिलते हैं, उनकी फोटो जो है सबके सामने। अब उसके बाद अचानक ये होता है कि 2018 में एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र किया गया। अच्छा। और उस षड्यंत्र के लिए जो है उसकी जांच जैसे ही जो शुरू होती है, पहले महाराष्ट्र सरकार की जो एसटीएफ है वो करती है, और उसमें जो है ये आता है कि ये सारी की सारी जो जांच है, इसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता है, और ये कहा जाता है कि इनके जो लैपटॉप हैं, आईपैड हैं, या और जो डिजिटल चीज़ें हैं, उनमें जो है ऐसे कई सूत्र मिले हैं कि प्रधानमंत्री को मारने की और देश में सरकार बदलने की माओवादी एक जो तरीका है, उसके तहत जो है कोई षड्यंत्र हो रहा है, और इसलिए इन लोगों को पकड़ा गया। अब उसमें वर्मा राव भी पकड़े गए, सुधा भारद्वाज भी पकड़ी गई, एक रोजा विल्सन है उसको पकड़ा गया, एक सुरेंद्र गार्ड लिंग है उनको पकड़ा गया, और इस तरह की एक लंबी परंपरा है जिसमें कि सब लोगों को यूएपी में बंद कर दिया गया। अब यूएपीए जो है उसमें जब बंद कर दिया गया और महाराष्ट्र में जब सरकार बदली, तो केंद्र सरकार ने वो महाराष्ट्र सरकार की जो जांच थी वो जानबूझकर महाराष्ट्र सरकार से छीनकर एनआईए को दे दी। अच्छा। ताकि मोदी सरकार ये चाहती थी कि इसकी जांच की पूरी जो परंपरा है और उस पर जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के इशारे पे हो। अब ये जो यूएपी एक्ट है, ये बड़ा स्टिंजेंट एक्ट है, ये बड़ा घटिया एक्ट है। मैं कहूँगा कि मानवीय आज़ादी को ख़त्म करने वाला एक्ट है, और इसकी वजह से 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान की आबादी है, सबकी आज़ादी खतरे में है।
अच्छा। वो खतरे में इसलिए है क्योंकि ये एक्ट जो है 1967 में इंदिरा गांधी के समय आया था और वो उस समय ये बड़ा माइल्ड एक्ट था। अच्छा। लेकिन जब 26/11/2008 को बम्बई में जो है हमला हुआ, बम्बई में जो है ताज होटल पे और दूसरी जगह जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद देश में केंद्र सरकार में उस समय जो यूएपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके जो उस समय गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, वो एक स्ट्रिंजेंट एक्ट लाए और उसमें उन्होंने कुछ धाराएं जोड़ दी और इसको ये कर दिया कि इसमें जो है जैसे और आईपीसी में और सीआरपीसी में प्रोविजन है कि 90 दिन में जो है जांच पूरी होनी चाहिए, उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया। अच्छा। और टेरर को जो है और नए तरीके से परिभाषित किया गया। उसमें ये तक है कि अगर आप किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते हो, अच्छा, तब भी आप पे यूएपीए लग सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सिद्दीक कप्पन जो कि एक पत्रकार हैं केरल के पत्रकार हैं, जो कि हम देखते हैं कि यूपी जा रहे थे, वो एक लड़की को रात को जला दिया गया हाथरस में, और यूपी में जब हाथरस में जला दिया गया तो उनको रास्ते में पकड़ा गया और उन पर यूएपीए लग गया। हाँ। और यूएपीए जो है वही यूएपीए जो है फादर स्टेन स्वामी पे लगा। और यूएपीए में जो है इसकी जो सेक्शन 43D धारा है 5, जो वो कहती है कि अगर अदालत को ये लगता है कि प्रामा फेसाई अगर इस आदमी ने कोई जुर्म किया है तो उसको बेल नहीं दी जाए। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अदालत कैसे इस नतीजे पे पहुंचेगी, वो इस नतीजे पे पहुंचेगी केस डायरी में क्या लिखा है, यानी सबूत के आधार पर नहीं, केस डायरी में अगर आईओ लिख देता है कि ऐसा ऐसा होने की संभावना है, अच्छा, तो उसको जो है बेल नहीं मिलेगी। आईओ का फैसला जो है सिर्फ संभावना पे, ये नहीं, यानी अभी आप देखिए कि जनवरी 2021 में ही अभी के जो हमारे वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने एक अक्यूज को अभी जनवरी में ही बेल दी। अच्छा। और के नजीब उसका नाम है। नजीब को जब बेल दी गई तो ये पाया गया कि 4 साल से नजीब जो है अदालत में बंद है। यूएपीए में जो है उसकी जो सजा है उससे बहुत ज़्यादा टाइम वो जो है जेल में काट चुका है। और उसमें जो है उसको बेल केंद्र सरकार ने इसलिए दी कि अगर इस पे आरोप सिद्ध भी हो जाए तब भी इसको 5 साल की सजा मिलेगी, 4 साल से ज़्यादा ये जेल में काट चुका है। अच्छा। तो ऐसी हालत में अभी हमने देखा होगा, अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले ही 11 साल बाद एक आदमी को यूएपीए में इसलिए छोड़ दिया गया कि जी इसके ऊपर जो है कोई चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहा। हाँ, वो वहाँ पे कर्नाटक की हाई कोर्ट ने 115 लोगों को यूएपीए में इसलिए छोड़ा क्योंकि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनको जो है एक तरह से ये माना गया कि ये आरोप जो है लग ही नहीं सकते। फिर जैसे कहते हैं ना कपोल कल्पित या फिल्म ग्राउंड में आपने उन पे केस किया, 115 लोग डिपेंड हो गया सर, जिसको चाहे लगा दें। नहीं, ये सारे कानून जो है एक कानून नहीं है। एनआईए का जो कानून है, जो यूएपीए कानून है, जो आप देखिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कानून है जो कि हमारे कंपनी एक्ट में आता है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है, ईडी के केस हैं, उन सब में सारी पावर जो है किसी जज के पास नहीं है। जज ये तय नहीं कर सकता कि इस आदमी को बेल दी जाए बल्कि आईओ अगर कहेगा कि इसको बेल दे दो, अच्छा, तो ही जज जो है बेल दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। भूषण स्टील का केस हम कर रहे थे तो उसमें जो है एक नितिन जोहरी करके उनका एक वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बारे में जब केस चला तो उसके वकील जो थे वो कपिल सिब्बल थे। अच्छा। और वो सुप्रीम कोर्ट में भी बहस कर रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट में भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कानून गलत है क्योंकि इस कानून में लिखा है कि आईओ के सेटिस्फेक्शन होने पर ही जज जो है बेल दे सकता है, और आज तक उस आदमी को बेल नहीं मिली। वो आदमी जो है मई 2019 से जेल में है। तो मैंने कपिल सिब्बल साहब को कहा कि ये आपके टाइम में आपकी सरकार ने, आप खुद भी उस सरकार में बाद में जो है कानून मंत्री रहे, तो आपने ही किया, अब आपके ही लोग फंस गए। तो होता क्या है कि जब कानून बनाने का जो काम है वो हिंदुस्तान में सबसे निगलेक्टेड काम है। हमारी जो संसद है, हमारी जो विधानसभा है, इनका काम है कानून बनाना। ये लॉ मेकिंग एजेंसीज हैं, ये लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसीलिए यूएस में, इसीलिए ब्रिटेन में जो सांसद होता है, जो सीनेटर होता है, जो कांग्रेसमैन होता है, उसको कहते हैं दे आर द लॉ मेकर्स। हिंदुस्तान में आप किसी सांसद के बारे में ये नहीं सोच सकते, ना ये कह सकते कि लॉ मेकर है।
सारे अनपढ़ जाहिल गंवार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रीजन के आधार पर अपने पीछे वोट की ताकत दिखाने के नाम पर जो है उनको हम कहते हैं कि इनको मंत्री बना दो, इनको सांसद बना दो, इन्हें संसद में बैठा दो। और संसद में जो बिल पास होते हैं वो इस तरह पास होते हैं कि उनके बारे में, जैसे किसान बिल है, वो 3 घंटे में, यानी उसका 7 बार वाचन होना चाहिए था, वो पास हो गया। हमारा जो उस समय का जो राज्यसभा का उपसभापति है उसे खुद नहीं पता कि आइस का मतलब क्या होता है, नोस का मतलब क्या होता है, और उसे बिल पास कर दिए। ये तीनों किसान बिल उसी तरह पास हुए जिस तरह से बाकी दूसरे काले कानून देश में पास होते हैं। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि 542 सांसद में और 250 जो हमारे राज्यसभा के सांसद होते हैं उनमें से चंद लोग ही हैं जो मुश्किल से कानून के संशोधनों के, कानून के बनाने की वाली किताबों को पढ़ते हैं। इस देश की ये विडंबना है कि हमारी जो लॉ मेकिंग संस्था है, जिन्होंने, जब हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास हुआ तो उसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और वो जो है पहले एक लेजिस्लेटिव कमेटी को जाता है, फिर उससे पहले जो है जो लॉ मिनिस्ट्री में एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो उसको तैयार करती है। सर वो भी रहता था 5 साल से, उसका भी यूज कर रहे थे? नहीं, उसमें सबसे मजे की बात यह है कि वो कानून जो है, जो यानी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसकी 3 बार रीडिंग होती है, फिर उसके बाद लोग संशोधन देते हैं, उस पर विचार होता है, फिर उसके बाद जो है फाइनल वोटिंग होती है, फिर वो एक सदन से दूसरे सदन जाता है, वहां ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो एक तरह से एक बिल को 15 बार पढ़ा जाता है कानून के हिसाब से, फिर वो राष्ट्रपति को जाता है, फिर राष्ट्रपति उसको जो है अपनी स्वीकृति देता है, फिर उसका गजट नोटिफिकेशन होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या हुआ कि वहां जब बिल पास हो गया, जब सब कुछ हो गया, तब पता चला कि वहां पर ये लिखा हुआ था गवर्नमेंट बीन यूनाइटेड किंगडम, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यानी इतनी नालायकी नहीं हो सकती किसी देश में। बाद में कॉरिजेंडम लाकर जो है ये किया गया कि भूल सुधार कि इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम नहीं, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा जाए, यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ा जाए। तो आप समझिए कि इस देश में कानून किस अंधे लोगों के हाथ में दिए हैं। कानून जो लोग बनाते हैं वो अंधे हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जो है यूएपी जैसा कानून बन जाता है। उसके बाद जो है अदालतों का काम क्या है? अदालत का काम है उन कानून की व्याख्या करना, उनको अगर वो सही माने या गलत माने तो उसको मानना या उसे रिजेक्ट करना। अभी हमने देखा दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है दिशा सालियान के केस में और जो नरवार के केस में और लोगों के केस में 3 लोगों को जो है बेल दी, और पूरी 100 पेज से ज़्यादा का एक उन्होंने बेल ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि इस कानून में ये गलतियाँ हैं। अब बेल ऑर्डर में इतनी बड़ी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी घबरा गई कि ये जो है बेल ऑर्डर तो छोटा होता है, 2 पेज का होता है, 4 पेज का होता है, फैक्ट्स दिए जाते हैं और जज अपनी ओपिनियन देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जब भी आप कोई बेल ऑर्डर पास करोगे तो उससे पहले आपको उसकी विवेचना करनी होगी, और अगर आप उसकी जमानत देते हो या मना करते हो उसके बारे में कोई ना कोई अपने तथ्य रखने पड़ेंगे, तर्क रखने पड़ेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है, दिल्ली हाई कोर्ट में 100 पेज का ऑर्डर आया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सारे कानून जो हैं ये बड़े लोकतंत्र के खिलाफ हैं, लोकतंत्र की हानि पहुंचाने वाले हैं, और ये इतनी ताकत दे देते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर जो है पुलिस के पास है। अगर पुलिस वाला चाहे तो छोटी बात पर आपके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है। अभी जैसे हमने देखा द्रोण के मामले में, पहले हम देखते थे पुलिस वाले जो है लोगों को जो है छुरी चाकू दिखा के कहते थे इसके पास से छुरी बरामद हुई, फिर वो कहते थे इसके पास से कट्टा बरामद हुआ, फिर वो कहते थे इसके पास से AK-47 बरामद हुआ। अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा? जम्मू कश्मीर में वो कहेंगे जी इसके पास से जो है ये द्रोण बरामद हुआ है, इसके पास से पुराना द्रोण बरामद हुआ है, इसको जो है UAPA लगाकर जेल भेज दो। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में फादर स्टेन स्वामी की जो हत्या हमारी संस्थागत मजबूरियों की वजह से हुई है, उस पर UNO के ह्यूमन राइट को कहना पड़ा कि ये बड़ी दहलाने वाली बात है, ये बड़ी घातक चीज़ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा दुनिया की सारी जो जितनी एजेंसीज हैं, जितने लोग लोकतंत्र से प्यार करते हैं, लोगों की आज़ादी से प्यार करते हैं, उन सब ने इसके बारे में लिखा है, और ये हमारे लिए बड़ा दुखद बात है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बदलने की जो एक प्रक्रिया टीवी और चैनलों पर चल रही है, वो इसलिए चल रही है ताकि लोगों का ध्यान फादर स्टेन स्वामी की मौत के बाद जो बवाल होने वाला है उससे हटाया जाए। दूसरा, बोफोर्स में राफेल में
जैसे बोफोर्स के टाइम में एक पूरे देश में पूरा एक आंदोलन चला था राफेल घूसखोरी में, मोदी जी के खिलाफ जो है अब फ्रांस में जो है जांच शुरू हो गई है। तो इन दोनों खबरों को दबाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। लेकिन तब भी स्टेन स्वामी की मौत जो है इस बात का सबूत है कि नागरिक आज़ादी जो है आपके लिए महफूज नहीं है, और महफूज इस हद तक नहीं है कि 84 साल के फादर स्टेन स्वामी, उनको पीने के लिए, पानी पीने के लिए सिपर नहीं दिया गया 8 महीने तक। उनको जो है जब वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे तो उनको बेड़ियां बंधी हुई थी। तो इन सब बातों को, अगर उन दृश्यों को आप देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको देश की आज़ादी और नागरिक आज़ादी के लिए खड़े होकर ये कहना पड़ेगा कि देश की संसद में पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को भेजो। देश की संसद का काम जो है देश के लोगों के लिए सही कानून बनाना है। मैं एक बार जो है ब्रिटेन में था 2013 में, तो वहाँ लगातार 6 महीने तक इस बात पर बहस होती रही कि डेंजरस डॉग एक्ट पास हो या ना हो। अच्छा, यानी अगर जो खुखार कुत्ता अगर आपने पाला हुआ है तो उसकी क्या सजा मालिक को मिले। इस पर 6 महीने तक वहाँ पर ब्रिटेन में जो है 2013 में बहस चल रही थी, और हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा खुखार कानून बन जाते हैं और हमारे यहाँ कहीं कोई उस पर बहस नहीं होती, कोई मुबाहिसा नहीं होता, कोई पढ़ता नहीं है। बाद में पता चलता है कि फादर स्टेन स्वामी जैसा आदमी मर गया। जब हमें पता चलेगा कि अदलखा जैसे आदमी को जेल में जो है चश्मा नहीं दिया गया, उसकी आंखें खराब हो गई, तब हम जागते हैं। लेकिन जागना जो है हमें लगातार जागना होगा, नहीं तो जो है देश की आज़ादी और देश में लोगों के जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने सिर्फ स्टेन स्वामी के बारे में नहीं बताया, यूएपीए के बारे में बताया, साथ ही आपने ये भी बताया कि हमारी संसद में कानून किस तरह से पास होते हैं। इस खबर में कई सारे पहलू निकल कर सामने आए हैं, तो मेरे आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी जानकारी मिली है। और मिले हैं किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।